देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और साथ दे रहे हैं उनका हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सरल रेखाओं का किस तरह प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं आज के गणित हुआ आसान के अंक में। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी अलवर कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। और गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखेंगे कि सरल रेखाएं क्या होती हैं और इनको आप अपने दैनिक लाइफ में कैसे यूज करते हैं और कहां कहां पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के बारे में चर्चा करने से पहले सभी स्टूडेंट्स अपना हमें परिचय देंगे। छत्रपाल प्रजापति, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। मनीष चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। राकेश प्रजापति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मुंशीद खान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मेरा नाम सोनम कुमारी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। खुशबू चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। नीतू शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। राजेश चौधरी, राजकीय उच्च माध्यमिक देसुला। तो ठीक है बच्चों, अपने अंक को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो हमें सीखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बेसिकली सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कितने भाग में डिवाइड होता है, बताइए। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कितने भाग में डिवाइड होता है, जोर से बोलिए। 4 भाग में आपका डिवाइड होता है। कौन कौन से होते हैं, बोलिए। चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। गुड। देखिए हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, प्लस होते हैं। और जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें y प्लस का होता है, x माइनस का होता है। गुड। और जो तृतीय होता है, बताइए, जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें x y माइनस होते हैं, दोनों माइनस होते हैं। जो हमारा चतुर्थ होता है उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखेंगे कि जो हमारा राइट पार्ट है +2 प्लस होता है। जब आप द्वितीय में जाते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, -2 प्लस हो जाता है। और इसमें जो आपका तृतीय होता है इसमें x भी आपका माइनस होता है लेफ्ट पोजीशन पर, और y आपका जो ओरिजिन से नीचे होता है वो हमारा माइनस होता है। तो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएगा हमारा, थर्ड। तो थर्ड में हो जाएगा यहाँ से माइनस। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा चतुर्थ है उसमें x कौन सी साइड है और y आपका कौन सी साइड है। तो x आपका पॉजिटिव है और y आपके लिए माइनस है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सीखना होता है वो हमारा होता है चतुर्थांश। उसके बाद लेकिन हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर, पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कोई भी अगर आप 2 बिंदु लेकर चलते हैं तो 2 बिंदु जो हमें दिए जाते हैं उनके बीच की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कहीं भी जैसे आप कोई भी एक सपोज करें कोई अगर एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है, आपने देखा होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या डिस्टेंस आप देखेंगे कि उसके लिए जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है। अगर कल को आप इंजीनियर बनते हैं, कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक हम दैनिक लाइफ के लिए कोई एग्जांपल चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, बताइए। उसके डायमेंशन, आप उसकी दिशा देखेंगे,
दिशा देखने के बाद आपको ये देखना है कि उसके जो हम एक कोऑर्डिनेट वहां पर फिक्स करेंगे, दूसरा वहां पर आपका सेकंड पोजीशन पर फिक्स करेंगे, फिर आप उसकी लेंथ निकालेंगे। तो वो लेंथ किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हम? भाई आप क्या निकालोगे? दूरी निकालोगे ना। आप ये देखेंगे कि जो हम अगर कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं कि उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, ये सब क्या आपको देखना होता है। तो वो सब किसकी हेल्प से आप लेंगे? यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए जो भी हमारा मेजरमेंट है किसी एक पॉइंट को फिक्स करना होगा आपको। जैसे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप एक पॉइंट फिक्स करेंगे ना। वहाँ से आप देखेंगे कि अगर आपको 9 मीटर या 9 फीट आपको मेजर करनी है तो उसके लिए आप वहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब आपकी 9th हो जाएगी फिर उसके बाद आप उसकी दूसरी डायरेक्शन चूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे प्राप्त करते हैं? किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो उसके लिए हमारे लिए एक फॉर्मूला दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। यहाँ से लेंगे हम x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जो हमारा भुज होता है और एक हमारा होता है कोटि। x को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज। और जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट होता है उसको कोटि बोलते हैं यहाँ से। तो दोनों जो हमारे पास भुज कोऑर्डिनेट होते हैं, भुज निर्देशांक जिनको हम बोलते हैं, उनका डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो आपके पास y कोऑर्डिनेट होंगे उनका डिफरेंस लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद उसका क्या ले लेंगे? अंडर रूट। तो उससे क्या होगा आपको कि जो आपने 2 बिंदु किसी भी प्लेन में कहीं भी फिक्स किए होंगे तो वो बिंदु जो आपने फिक्स किए हैं उनके बीच की क्या मिल जाएगी आपको? दूरी मिल जाएगी। लेकिन सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ से आपके पास x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है जो आप डिस्टेंस निकालते हैं। एक तरीका और होता है हमारा किसी चीज को निकालने का। कोई स्टूडेंट बताइए कि ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये कहाँ से बना है? क्या जरूरी है कि इसी को फॉर्मूले को याद रखना है? क्या इसके बिना डिस्टेंस नहीं निकल सकती? या ये जबरदस्ती रटना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा तभी हमारा काम चल सकता है? बोलिए, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए ये जो बना है ये हमारा पाइथागोरस की हेल्प से बना है। अभी तक आपने ये थोड़ा सोचा नहीं होगा, आपने फॉर्मूले को बस याद कर लिया और आपको उससे अपना काम चलाना है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से बना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कोई भी जो अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन फिक्स करते हैं। प्लेन के अंदर फिर आप 2 पॉइंट्स जो बना रहे हैं, एक के कोऑर्डिनेट आप क्या ले रहे हो? x1 y1 और दूसरे के क्या लेते हो? x2 y2। तो आपने यहाँ पर लिया x1 और y1 और दूसरे के लिए रखे हैं आपने कितना? x2 और y2। जब आपसे अगर कोई ये क्षैतिज डिस्टेंस पूछेगा कि क्षैतिज डिस्टेंस क्या है 2 पॉइंट्स के बीच की, तो क्या बताओगे आप? बताइए, x2 माइनस x1 ही तो बोलोगे। आप जो ये डिस्टेंस बोलोगे यहाँ से यहाँ तक की, जब आपने कहा ये कोऑर्डिनेट आपका x1 है, दूसरा आपका यहाँ पर क्या होगा? x2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस जो होगी आपके पास, जिसको आप आधार बोलोगे, वो कितना होगा आपका? x2 माइनस x1। अब आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, जो आपकी वर्टिकल हाइट होगी, वर्टिकल कितनी होगी ट्रायंगल के लिए? ये कितनी है आपके पास? y1 और दूसरी कितनी है? y2। तो ट्रायंगल की हाइट कितनी रह जाएगी? y2 माइनस y1। आपने ट्रायंगल की हाइट निकाली और ट्रायंगल का आधार निकाला। आधार कितना मिला? x2 माइनस x1 और हाइट कितनी मिली? y2 माइनस y1। अब अगर आप इस पर क्या लगाना चाहते हो यहाँ से कि आप AC निकालना चाहते हो, पॉइंट किस किस पर है आपके? A और C। अब आप यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करते हैं यहाँ से कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगी यहाँ पर आपके लिए? अभी जो थोड़ी देर पहले आपने मुझे फॉर्मूला बताया यहाँ पर, देखिए वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन रहा है या नहीं बनता है? तो आपने यहाँ से देखा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस AC जो आप निकाल रहे थे यहाँ से
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस, फॉर्मूला कहाँ से बना? पाइथागोरस। तो सबको याद रहेगा कि अगर आपको कहीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप दो काम करिए यहाँ पर कि एक उसका आधार निकाल लीजिए दोनों कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद, फिर वहां से उसकी हाइट निकाल लीजिए दोनों कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद, और उसमें आप पाइथागोरस लगा दीजिए। लेकिन एक कंडीशन होती है कि हमारा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। जब समकोण त्रिभुज होगा तभी हम क्या करेंगे? उसके लिए पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ से देखा कि कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या कर सकता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकता है। आगे देखिए, इसमें मान लीजिए किसी सिटी के बीच में कोई एक टावर लगानी है और आप देखना चाहते हो कि वहाँ पर जो हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ है, दो सिटी है हमारे पास। मान लीजिए एक आप जैसे यहाँ पर बैठे हैं, क्या है इस जगह का नाम? देसुला। और दूसरा ले लीजिए आप, मान लीजिए एक ले लीजिए कोई अलवर सिटी अपना, आप उसके बीच में दोनों के बीच में कोई टावर लगाना चाहते हो। एक पॉइंट फिक्स करेंगे कि सिटी में जो सिग्नल है वो आपके बेटर जाए, या जो आप देसुला में यहाँ पर बैठे हैं वो सिग्नल आपको बेटर मिले। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? बताइए भाई, या तो आपका क्या होगा? अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन। आप दोनों की सिटी के बीच में लगाना चाह रहे हो तो कौन सा सिस्टम लगेगा हमारा वहाँ पर? अंतर विभाजन। अब ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन देखना चाहता हूँ कि ये टावर यहाँ पर आपको लगानी है और सिग्नल क्या है कि मान लीजिए देसुला में आपको ज्यादा सिग्नल देने हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से जो हमारी टावर की पोजीशन होगी वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये अलवर सिटी है, ये दो सिस्टम है, तो टावर कौन सी पोजीशन में है? अगर मिडिल में लगाए जाए तो जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी या बराबर होगी? बराबर होगी। और अगर हम इस पोजीशन को 2 रेशो और 3 रेशो में डिवाइड कर देते हैं तो अब जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो किस साइड ज्यादा हो जाएगी? देसुला साइड ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये इस चीज को पढ़ रहे हैं, इसका यूज हमारा कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और भी आपको बहुत चीजें लाइफ में ऐसी मिल जाएंगी जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते होंगे। तो सब समझ गए। अब ये सब पोजीशन आपको देखनी है, तो इन पोजीशन को देखने से पहले आपको दोनों पॉइंट जो आपके पास होंगे, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट, जो आपने ए और बी 2 पॉइंट बनाए होंगे, इनके कोऑर्डिनेट पहले आपको पता करना होगा कि हमारा जो ए कोऑर्डिनेट है वो किसी एक पॉइंट के लिए उसके कोऑर्डिनेट क्या है और फिर बी के क्या है। तो उसकी हेल्प से आप किसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? जहाँ पर आपको टावर फिक्स करनी है। अब सी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने होंगे। एक फॉर्मूला हमारे उसमें ज्योमेट्री में बनाया गया है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वो सभी आपको याद होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? m क्या होगा कि जो आप लेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया है 2 रेशो और 3, इसमें 2 रेशो 3 में आपने इसको डिवाइड किया है एक टावर लगाने के लिए, तो m क्या हो जाएगा हमारा 2 और n क्या हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है कि जो आप m लेते हो, m अगर आपने लेफ्ट साइड लिया है तो जो आपका x2 होगा वो उसका राइट कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा? x। अपोजिट लेने हैं, आप इधर का पार्ट लेते हैं तो कोऑर्डिनेट आपका राइट का होगा, और आप अगर n लेते हैं तो आपका जो यहाँ से x1 होगा वो कौन सा होगा? हमारा लेफ्ट कोऑर्डिनेट होगा। यही सिचुएशंस किसके लिए करनी होती है आपको? y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होती है। y कोऑर्डिनेट, मान लीजिए अभी केवल हम कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे थे? अलवर सिटी और देसुला सिटी। अब मान लीजिए उसके अगल बगल में भी 2 सिटी और हो जाए, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा दिखाने लगेगा हमारा? अभी तक जो हम क्षैतिज की बात कर रहे थे वो कौन सा दिखा रहा था हमारा? ओनली x। कि अभी तक आपको सिग्नल x देसुला में चाहिए थे या अलवर सिटी में चाहिए थे। अब अगर हम उसके एकदम आप उसको क्रॉस करती दूसरी सिटी और ले लें, उसके अगल बगल में एक लेफ्ट साइड में और एक उसके राइट साइड में, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कौन सा हो जाएगा? y। वो y के लिए कोऑर्डिनेट दिखाएगा कि आप जो
दूसरा सिटी होगा मान लीजिए इसमें, उनकी पोजीशंस क्या होगी y के लिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। आगे इसमें देखिए तो ये आपने सिस्टम सीखा अंतर विभाजन, और एक होता है हमारा क्या, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के लिए क्या करना होता है कि अभी जो हम देसुला और अलवर सिटी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इन दोनों से हटके आपको क्या है बाहर की पोजीशंस पर यहाँ पर कोई टावर लगानी है, तो दोनों सीटें क्या होंगे आपके आउटर होंगे, ए भी आपका आउटर होगा और बी भी आपका आउटर होगा। इसके लिए आपको क्या करना है बताइए, पढ़ा तो होगा ना आपने सबने। एक्सटर्नल जिसको आप बाह्य विभाजन बोलते हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना होता है बताइए। कुछ नहीं करना है, जहाँ आपने प्लस स्टडी किया है वहाँ क्या कर दीजिए माइनस लेना होता है। आप यहाँ पर लेंगे mx2 माइनस nx1 और अपॉन में लेंगे m माइनस n। अब क्या है आपने अभी तक आपने यहाँ पर दो इक्वल रेशो में इसको डिवाइड किया था, कौन कौन सा m और n। सपोज करें कि ये पोजीशन एकदम आपकी मिडिल हो जाती है, किसकी, टावर की पोजीशन जो आपने ए और बी दो सिटी के बीच में टावर लगानी थी, आपने इसको मिडिल में ले लिया। अब m किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। आपने m और n को इक्वल ले लिया, यहाँ से क्या फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा आपका बताइए, आपका क्या फॉर्मूला तैयार हो जाएगा यहाँ से, क्या फॉर्मूला बना, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये आपने किसके लिए स्टडी किया होगा अपनी बुक में, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, तो वो हमारा यहाँ से बन जाता है। सेम उसी टाइप में आप y के लिए बना सकते हो, तो y के लिए क्या बनेगा बोलिए जोर से, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो तीन फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, और आपने ये सीखा मध्य बिंदु के निर्देशांक, और एक आपने सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। तो बेसिकली आप अगर इस डिटर्मिनेंट को याद रख लेंगे तो यहाँ से आप ट्रायंगल जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बहुत आसानी से उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर भी आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। देखिए मान लीजिए कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल के लिए ये एक त्रिभुज होगा, इसके तीनों जो तीन शीर्ष होंगे, इन तीनों के बिंदु आपको मालूम होने चाहिए। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3। देखिए कोई जरूरी नहीं है यहाँ से आप त्रिभुज का ही निकालें, जो हमारे पास चतुर्भुज होगा उसका ट्रायंगल भी बहुत आसानी से निकल सकता है। कैसे बताइए, उस चतुर्भुज को हम दो भागों में बांट देंगे तो उससे हमारे दो ट्रायंगल बन जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से और उनको आप आपस में ऐड करा देंगे, तो जो जोड़ के आपको आंसर मिलेगा वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्भुज का। तो देखिए किसी भी टाइप की आकृति हो आपकी, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, आप उसको छोटे छोटे ट्रायंगल में विभाजित कर दीजिए और फिर ट्रायंगल के क्या निकालिए, यहाँ से क्षेत्रफल निकालिए और उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो आपके वहाँ से पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए आपको लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो आपके पास एक आसान तरीका है, आप आगे की अपनी जितनी भी क्लासेस में सीखेंगे उसके लिए बहुत आसान तरीका होता है कि आपको यहाँ से इसको डेल्टा से हम शो करते हैं 1/2। आपने अपनी बुक का फॉर्मूला तो देखा ही है, लेकिन मैं आपको इसको दूसरी विधि से बता रहा हूँ यहाँ पर, जो आप आगे चलकर क्लास में जो आपकी 11th 12th होती हैं उसमें आप एक चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ से सारणिक, जिस चैप्टर का नाम होता है हमारा सारणिक, आप उसकी हेल्प से इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। उस फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, जिसको सारणिक खोलनी आएगी वहाँ से आप 12th में आसान हो जाएगा आपके लिए। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बस ये कोऑर्डिनेट क्या है कि पहली जो रो होती है उसमें पहले जो आपका ए पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट, जो दूसरी होगी उसमें जो दूसरा कॉर्नर है उसमें दूसरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, और जो तीसरा कॉर्नर है उसमें आप लिखेंगे x3 और y3।
चलिए आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में खोलने के बारे में बता देता हूँ कि इसको हम एक्सपेंड कैसे कराते हैं। हमारा जो सारणी को खोलने का तरीका होता है वो यहाँ से, इसमें आप x1 पहली रो और पहले कॉलम को अगर छुपा देंगे यहाँ से तो क्या बचता है आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई पहले कराई जाती है, फिर दूसरा हमेशा पहला प्लस फिर माइनस होता है, और यहाँ से आप लेंगे इसमें x1 और y2 कितना हो गया यहाँ से y2 माइनस x1 आपने लिया, इसमें आप x2 लीजिए यहाँ से x1 x2, और इसमें आप क्या लेंगे, पहली रो में आप लेंगे क्या x1 x2, इसमें लेंगे हम फिर कितना, यहाँ से हो जाएगा आपके पास x1, इसको फिर कितना लेंगे आप यहाँ से माइनस y1, दूसरा कितना हो जाएगा आपका। देखिए आप एक्सपेंड इसको, हमारे दो रूल होते हैं, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कराइए या वर्टिकली एक्सपेंड कराइए, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। आपने कहा कि अगर आपको वर्टिकल लेना है तो आपने पहले कौन सा लिया यहाँ पर x2, अब अगर आप यहाँ से क्या लेते हैं x2 लेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में आपका x2 होगा उन दोनों को आपको छुपा देना है। इस रो और इस कॉलम को आप छुपाएंगे तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर होंगे, y1 माइनस y3, ठीक है। आगे आपके पास कौन सा एलिमेंट है, प्लस x3, कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, y1 माइनस। तो ये आपने यहाँ से किसका फॉर्मूला लिखा हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको यहाँ से कोई एक भी टर्म्स याद नहीं रखनी है कि आपको कैसे करना है, सीधा आपको सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाइए, उसमें आप लिखेंगे x1 y1 1, फिर सेकंड रो में लिखिए x2 y2 1, और थर्ड में लिखेंगे x3 y3 1। यहाँ से आपको फिर क्या लगाना है, डिटर्मिनेंट अप्लाई करिए। सबको खोलनी आ गई है यहाँ से। आप इसको हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंड करा सकते हो और वर्टिकली भी एक्सपेंड करा सकते हो। बेटा इसका रूल ये होता है कि पहला आपका प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, कभी भी दो जो आपके प्लस और दो आपके माइनस एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। बस ये चीज इसमें याद रखनी है, ये आगे आप चल के 12th में पढ़ेंगे। तो ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने लिखा। अब इसमें आप क्या है कि जो भी आपको एंट्री दी जाएंगी उनको पुट कर दीजिए, तो आपको किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। एक आप देखेंगे इसमें अगर आपको 3 पॉइंट एक ही रेखा में हो जाएं तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हो, संरेख। तो क्या संरेख होने के लिए 3 पॉइंट अगर एक ही रेखा में होते हैं तो क्या वो ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे। तो उससे क्या मीनिंग होता है कि जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट आपका नीचे आएगा तो तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर लाई करेंगे, और जब आपके तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं तो उससे क्या मीनिंग हमारा निकल के आता है कि तीनों पॉइंट संरेख हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर। आगे इसमें एक होता है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन, ये आपका फिजिक्स में बहुत यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अभी यहाँ से जाएगा और वो साइकिल पर जा रहा है और उसको कोई चढ़ाई चढ़नी है, तो क्या करना पड़ता है, वहाँ पर जोर ज्यादा लगाना पड़ता है ना। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ढाल के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा समतल होता है तो उसी को हम क्या है यहाँ ग्रेडियंट दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन आप स्टडी कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैथ में तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ के साथ साथ हमारा कहाँ पर यूज हो रहा है, सब फिजिक्स में भी यूज होता है। क्योंकि जितना हमारा फोर्स होगा, जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर वहाँ पर ढाल वो ज्यादा है तो हमारा ढाल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के साथ डिपेंड करेगा। भाई ढाल ज्यादा है तो आपको क्या है, फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ढाल निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको सीखना होता है, ढाल बेसिकली हमारे यहाँ ग्रेडियंट इसको हम बोलेंगे, और एक इसका नाम होता है प्रवणता। ये जो एक्चुअल में निकल के आती है, इसके लिए मान लीजिए आपको कोई एक लीनियर रेखा दे, जो हमें लीनियर इक्वेशंस दे दी जाती है। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, जनरल इक्वेशंस बताइए, कोई स्टूडेंट बताइए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, रेखीय समीकरण जिसको आप बोलते हो। देखिए कोई भी इक्वेशंस आप लिख दीजिए x y में बना के, बस उसकी डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए। आप x और y में जितने भी आज तक इक्वेशंस पढ़ते हो, आपने कहा 5x + 6y = 10, अपना आप में क्या है, x की डिग्री कितनी है, 1 है।
y की डिग्री कितनी है? 1 है। तो जितनी भी इक्वेशंस x और y के कॉम्बिनेशंस में लिखी जाती हैं और उनकी जितनी भी पावर 1 होती है वो सब अपने आप में क्या होती है? रेखीय समीकरण बोलते हैं। अगर किसी भी की पावर 2 बन जाएंगे, मान लीजिए x की पावर आप 2 बना दीजिए या y की पावर 2 बना दीजिए, तो वो क्या होगा? वो आपकी बैंड जो हमारी, जैसे आप पैराबोला देखते हैं, सर्कल देखते हैं, वो क्या हो जाता है? आपका कर्व बैंड हो जाता है। और जब बैंड होगा वहां से तो वो किसकी पोजीशन से ले लेगा? कर्व। तो कर्व तभी बनता है जब आपके पास कोई भी इक्वेशन कितने डिग्री में होगी? 2 डिग्री में होगी। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जो हम रेखे बोलते हैं, रेखे के लिए कंडीशंस होती है कि x और y कितने में होना चाहिए? सिंगल डिग्री में होना चाहिए। और जनरल इक्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल इक्वेशंस होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है? व्यापक समीकरण है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। इससे सपोज करो आपको क्या बनाना है? ग्रेडियंट निकालना है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया और आपकी क्लास में पूछा जाए कि इसकी प्रवणता क्या होगी। प्रवणता किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अभी मैंने आपसे क्या बोला है कि ढाल, और ढाल होता है हमारा m इज इक्वल टू tan थीटा। सबने पढ़ा है ना। और tan थीटा जैसे ही आप लेंगे तो वो क्या दिखाएगा कि ढाल, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इसका ढलान कितने डिग्री, अगर कोई एक समतल आपने लिया है और उस समतल से आप मेजर करना चाहते हैं कि जो आप ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं वो चढ़ाई हमारे समतल से कितने कोण बनाकर चल रही है, तो वो किसकी हेल्प से निकाला जाएगा? m इज इक्वल टू tan थीटा। अब m इज इक्वल टू tan थीटा तो तब निकलेगा जब आपको m पता चलेगा। और m कहाँ से निकलेगा? तो एक इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c हमेशा याद रखनी है आपको कि ये जो हमारी इक्वेशंस होती है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आप क्या करेंगे कि जो आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया गया है, इसको किस फॉर्म में बनाएंगे? इसका रूप आपको बदलना है और इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो इक्वेशंस आपको दी जा रही है उसको आप चेंज कर देंगे, किसमें? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो क्या बनेगी यहाँ से? dy इज इक्वल टू माइनस ax प्लस c। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? अब जो आपको x का गुणांक मिलेगा किसी भी इक्वेशंस के अंदर, वो क्या बोला जाएगा? ग्रेडियंट, जिसको आप ढाल बोलते हैं या प्रवणता बोलते हैं। तो याद रखना है कि जो x का गुणांक आपको मिलता है किसी भी इक्वेशंस को y इज इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखने पर, और जो हमारा x का गुणांक होता है वो उसका ढाल बोला जाएगा। m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये जो आपको गुणांक मिलता है ये आपका m होता है और m किसके इक्वल होता है? तो यहाँ से आप थीटा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से ढलान निकाल सकते हैं। तो किसी भी उसके लिए कि यहाँ से अब आपके सामने जो इक्वेशंस मैंने लिखी है इसके लिए ढलान कितना होगा? जो आप ढाल निकालेंगे तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10 और y इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ से तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारा? अब ये कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू क्या होती है। तो सभी बच्चे समझ गए कि कहाँ कहाँ पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपने दैनिक लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको सीखना है। इसी के साथ अपने लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सरल रेखाओं के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि इनका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। और इस विषय के बारे में हमें बता रहे थे IET इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और उनके साथ में थे कम्युनिटी के हमारे कुछ बच्चे। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144-512-1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com।
साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।